तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 की, विच इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले 6 वीडियो लेक्चर्स चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हमने 6 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है, जिसमें हमने हर टॉपिक को एक क्विक रिवीजन के साथ पढ़ा है, साथ ही साथ लगाए हैं उसकी PYQs और हमने किए हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन हर एक टॉपिक के। नीट 2025 के लिए 30 वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें अभी हम 7th वीडियो लेक्चर पर पहुंचे हैं, 7th टॉपिक पर पहुंचे हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम इस टॉपिक को क्विक रिवीजन से पढ़ेंगे, फिर इसके PYQs लगाएंगे और बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलती रहेंगी। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आप शुरू करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के पीछे का जो मोटिवेशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी मोज़लेस लॉ, हेनरी मोज़ले का दिया गया एक नियम, जिससे एक फाउंडेशन मिली थी कि एक मॉडर्न टेबल को बनाया जा सकता है, एक बेहतर पीरियोडिक टेबल को बनाया जा सकता है। तो हेनरी मोज़ले ने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर्स चेंज किए थे मेटल्स के और एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी से पता लगाया था कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर घटाने से फ्रीक्वेंसी भी घट रही है। देखिए अब मैं ज्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। आपको मोटा मोटा यह ध्यान रखना है कि हेनरी मोज़ले के इक्वेशन है जो है √ν a z माइनस बी, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रे एमिटेड, ठीक। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और z एटॉमिक नंबर है उस मेटल का जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा। एटॉमिक नंबर चेंज करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जाएगी, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती जाएगी। इससे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट होता है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाने से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, ऐसा हेनरी मोज़ले का कहना है। इससे पहले वालों की सोच ये थी कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एटॉमिक मास डिपेंडेंट होती है। लेकिन हेनरी मोज़ले ने कहा नहीं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल और केमिकल किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। मेरी बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये उसकी इक्वेशन है। उसके बाद आप इसमें अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, जहां पर y तो हो गया √ν y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हो गया एटॉमिक नंबर, x एक्सिस के साथ क्या होता है बच्चों, m होता है स्लोप, स्लोप है a पॉजिटिव में, स्लोप हो गया a। इंटरसेप्ट हो गया बच्चों c, जो है इंटरसेप्ट वो हो गया नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव से ग्राफ उठा है। मेरी बात आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? मेटल के ऊपर हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन टकराए, एक्स रेज निकली, हर एक एक्स रे एटॉमिक नंबर के साथ हर एक एक्स रे की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इतना ही याद रखना और आप इस इक्वेशन को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं और कितने ब्लॉक्स में अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, बनाया गया है। उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर है उसमें कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड्स और कितने ब्लॉक्स हैं। तो आप सभी को पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 एट प्रेजेंट 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स 18 है, 1 to 18, राइट। पीरियड्स जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट टाइम में 7 पीरियड्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उसकी। 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 4 ब्लॉक्स विच आर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक,
ठीक है, चलो पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक जिसमें 2 ग्रुप आते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स में से एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप 1 में एक एलिमेंट होता है जो मेंबर तो ग्रुप 1 का होता है, लेकिन वो मेटल नहीं होता, वो हाइड्रोजन होता है। इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के मेटल्स कहलाते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। नाम से क्लियर है, एस यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो एस सब शेल में एंटर कर रहा होगा। एस में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एस में 1 हुआ तो ग्रुप 1 की बात हो रही है, एस में 2 हुआ तो ग्रुप 2 की बात हो रही है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एस ब्लॉक की तरह 2 ग्रुप नहीं, 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप्स। और पहले 6 नहीं है, लास्ट वाले 6 हैं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। लास्ट के जो 6 ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक को समर्पित हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और अगर आप जानते हैं, बल्कि जानते होंगे, इन ग्रुप्स में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। यानी जो पी ब्लॉक होता है उसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। वहीं अगर आप एस ब्लॉक की बात करते हैं, उसमें सारे मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है जी, इसमें जैसे मैं बोल रहा हूं वो चीज है। अब आती है कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक में तो सिर्फ एस रिप्रेजेंट करते हैं आउटर मोस्ट शेल का, या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसमें 2 होते हैं। वहीं जब आप पी ब्लॉक में जाते हैं तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो पी सब शेल में एंटर कर रहा है। और इतना अंडरस्टूड है कि अगर आप पी में एंट्री करवा रहे हो तो एस उसका भरा होगा, तो एस इसका भरा हुआ होता है और पी में इसकी एंट्री होती है। पी सब शेल में आप सब जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जा सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 13 की बात है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 14 की बात है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 15 की बात है, P3 हाफ फिल्ड, ठीक है, पी में 4 है तो 16 की बात है, पी में 5 है तो 17 की बात है, और पी में 6 है, फुली फिल्ड है, तो ग्रुप 18 की बात है। P3 हाफ फिल्ड, P6 फुली फिल्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं। याद करने का सिंपल तरीका देखो, एस ब्लॉक में एस सब शेल, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रुप। पी ब्लॉक, पी सब शेल, पी सब शेल में 6 ग्रुप, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 ग्रुप। ठीक है, डी ब्लॉक, डी सब शेल, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ग्रुप्स। याद हो गया? तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, बीच में जो 10 ग्रुप रह गए, पहले 2 एस के हैं, लास्ट के 6 पी ब्लॉक हैं, बीच में रह गए 10 ग्रुप, 3 से लेकर 12, वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। स्पेशल जब डी ब्लॉक आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में आके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो ग्रुप 3 से 12 इसमें होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इसमें 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक में, ऐसे 4 सीरीज होती है। ठीक है ना? पीरियड नंबर 1 से शुरू करोगे आपको कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं मिलेगा, पीरियड 2 से शुरू करोगे आपको नहीं मिलेगा, पीरियड 3 से शुरू करोगे अभी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं आया, लेकिन जैसे आप पीरियड 4 में एंटर करते हो डी आना शुरू हो जाता है। पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। सो इन हाउ मेनी पीरियड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? 4 पीरियड्स फ्रॉम पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 3 वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 1, 2, 3, 4 सीरीज, 3D सीरीज, 3D। 4th पीरियड की बात हो रही है, 4th पीरियड में होते हैं तो आप जानते हैं D एक कम होता है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, एज यू विश, जो आपको सही लगे। अच्छा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1 से 10, आप सब जानते हैं। एस में 0 भी हो सकता है, एक केस है जिसमें एस में 0 होता है, पीडी प्लेडियम, आप सब जानते हैं। एस में 1 भी हो सकता है और एस में 2 भी हो सकते हैं। वैसे तो एस में 2 ही होने चाहिए, क्योंकि एस को भर के आप डी में आए हो।
तो एस में तो 2 ही होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही मिलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में आपको एस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक केस में आपको एस में 0 मिलेगा। तो एस में जब 0 दिखे या एस में 1 दिखे तो वो एक्सेप्शनल केस होता है, आपने डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं एफ ब्लॉक पे। तो आपने एफ ब्लॉक देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से अलग 2 रोज हैं, मेन बॉडी से अलग वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें 2 रो हैं। एक रो, हालांकि दोनों रो वैसे तो डी ब्लॉक के अंदर से निकाली गई है, एक जो रो है वो पीरियड नंबर 6, डी ब्लॉक के पीरियड नंबर 6 यानी 5D सीरीज से निकाली गई है, और एक पीरियड नंबर 7 यानी 6D सीरीज से निकाली गई है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। पीरियड नंबर 6 से जो निकले हैं वो लेंथेनॉइड्स हैं, और पीरियड नंबर 7 से निकले हैं वो एक्टिनॉइड्स हैं। और आप सब जानते हैं लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो 58 से 71 होते हैं, और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो 90 से 103 होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? और ये कहां से निकाले हैं? ये कहां से निकाले हैं बच्चों? पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3। अच्छा, और एक्टिनॉइड्स कहां से निकाले हैं? पीरियड नंबर 7 लेकिन ग्रुप नंबर सेम, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, ये वहां से निकाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ में तो भरना ही है 1 to 14, एस भरकर आए होंगे। ठीक है, और डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में होने तो नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन बाय जनरल केस। एफ ब्लॉक सेपरेट है और डी में से स्टार्टिंग में ही निकाल लिया एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको जिस कॉन्फ़िगरेशन में डी में 1 दिखाई दे, एफ ब्लॉक का केस बता रहा हूं, तो एक्सेप्शन है। डी में अगर 1 है तो एक्सेप्शन है, नहीं तो हम उम्मीद करते हैं डी में 0 होगा। डी में जहां जहां जिन जिन एलिमेंट्स में डी में 1 है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, आपको बता दिया 14 लेंथेनॉइड्स हैं 58 से 71, और 14 एक्टिनॉइड्स हैं 90 से 103। टोटल हो गए 28, और ये सारे मेटल होते हैं। डी ब्लॉक में भी सारे मेटल होते हैं, एफ ब्लॉक में भी सारे मेटल होते हैं, एस ब्लॉक में भी सारे मेटल होते हैं हाइड्रोजन छोड़कर। बस पी ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटल तीनों आपको मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस हिसाब से लार्जेस्ट ग्रुप हो गया ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 में देखो 14 एलिमेंट्स ही, और 14 एलिमेंट्स है 28 तो इकट्ठे हो गए। ग्रुप नंबर 3 में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना। लार्जेस्ट ग्रुप of the periodic table is group number 3 as it consists of lanthanoids and actinoids all together. ठीक है, 32 एलिमेंट, 28 एफ ब्लॉक के, 4 डी ब्लॉक के। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो आप ये समझ लो कि पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है, 2 एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के। डी के तो है ही नहीं पीरियड नंबर 2 में। पीरियड नंबर 3 में 8 ही हैं, 2 एस ब्लॉक के और 6 बी ब्लॉक के। डी ब्लॉक तो है ही नहीं अभी। अब डी ब्लॉक आता है पीरियड नंबर 4 से। पीरियड नंबर 4 में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट्स हैं, 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के, 8 और 10 डी ब्लॉक के। ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। अब ये 32 क्यों हो रहे हैं यहाँ 6th और 7th पीरियड में? क्योंकि 6th पीरियड में 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स के भी हैं, तो 14 और जुड़ गए 18 में। तो सॉरी 18 में कह रहा हूँ, ये सॉरी 18 में 14 एलिमेंट और जोड़ दें 32 हो जाते हैं, और सेम 7th में, 6th और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट है। कौन से ग्रुप में 32 एलिमेंट है? ग्रुप में 3rd ग्रुप में। कौन से पीरियड में 32 एलिमेंट है? सर पीरियड 6 में और पीरियड 7 में। ये समझ में आ रहा है? पीरियड नंबर 1 में 1s, पीरियड नंबर 2 में 2s 2p 2, पीरियड नंबर 3 में 3s 3p, पीरियड नंबर 4 में 4s 4p 3d भी आ गया, पीरियड नंबर 5 में 5s 5p 4d आ गया, 6th पीरियड में 6s 6p 4d के बाद आ गया 5d। अब f आना शुरू हो गया लेंथेनॉइड्स, और ये 5f आ गया एक्टिनॉइड्स। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है आपको पता है ना n+l रूल क्या है? हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ाया है आपको n+l रूल, अफबोस रूल। जितना ज्यादा n+l का सम आएगा उतना लेट उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये उसी सीक्वेंस में लिखे भी हुए हैं, याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि आए काफी टाइम हो गया है। पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आए सवाल नीट में
बहुत टाइम हो गया है, तो चांस बनते हैं नीट 2025 में पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल उठा ले। ठीक है जी, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कैसे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक का पता लगे। जैसे मान लो उसने कह दिया Z इज इक्वल टू से 52, 52 नंबर वाला एलिमेंट जो है 52 नंबर वाला, उसका क्या ग्रुप होगा, क्या पीरियड होगा और क्या ब्लॉक होगा। तो सबको पता है अगर मेरे को ग्रुप पता लग गया तो ब्लॉक तो मैं बता ही दूंगा, क्योंकि पहले 2 ग्रुप S ब्लॉक में है, लास्ट वाले 6 ग्रुप 13 से 18 वो P ब्लॉक में है, और 3 से 12 जो है वो D ब्लॉक में है, और ग्रुप नंबर जो 3 है उसी में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड पता लगाना है, ग्रुप पता लगाना है और ब्लॉक पता लगाना है। तो मैं तो ये कह रहा था कि ग्रुप नंबर पता लग गया तो ब्लॉक तो आराम से पता लग जाएगा। तो आपको ना आसान तरीका ये कि आप 2 ग्रुप याद कर लो, एक स्टार्टिंग वाला और एक लास्ट वाला, क्योंकि ना आपको अगर कॉर्नर्स पता होंगे ना टेबल के, तो आप पता लगा पाओगे कि कोई भी नंबर वाला एलिमेंट एग्जैक्टली कहां पाएगा। ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें ये एलिमेंट है, हलीना के रब से फरियाद, ऐसे निमोनिक आपने याद कर रखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, 11, 19, 37, 55, 87, वही 2, 8, 18, 32 का गैप होता है एटॉमिक नंबर्स में। ठीक है, लास्ट वाले ग्रुप में आ जाओगे तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ऑर्गेनिसन, और इनका जो एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। टेबल का कॉर्नर है यहां 118 इधर, और उधर जो है वो 87। समझ गया ना, इधर और इधर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 58 से लेकर 71 तुम्हें पता है वो इकट्ठे हैं, लेंथेनॉइड्स ग्रुप नंबर 3 में ही बैठे हुए हैं, और 90 से लेकर 103 भी एक ही जगह ग्रुप नंबर 3 में बैठे हुए हैं, पीरियड नंबर 7 में। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला एलिमेंट Z इज इक्वल टू 52, इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर ये सब बताना हो, आप ये याद करो कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप में 52 के आसपास कौन सा नंबर है। तो जैसे यहाँ 54 लिखा हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हैं 54, तो 54 कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 18 में। तो 53 कहां पाएगा, बताइए 53 कहां पाएगा सर, ग्रुप नंबर 17 में। तो 52 कहां पाएगा, ग्रुप नंबर 16 में। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है ये तो पता लग गया कि ग्रुप नंबर 16 में है। ठीक है जी, पीरियड कौन सा है, तो पीरियड यही वाला है सर, पीरियड 5, सिंपल। ब्लॉक कौन सा है सर, ग्रुप 16 तो P ब्लॉक है ना। जैसे मैंने बोला Z इज इक्वल टू 64, तो 64 ये तो तुम जानते हो, 58 से लेकर 71 का तो झुंड है, तो 64 वही है, कहां, ग्रुप नंबर 3 में, यही है, और पीरियड नंबर 6 में, और F ब्लॉक है। तो F ब्लॉक का ना स्पेशल ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में भले ही 4 ब्लॉक हैं, लेकिन S ब्लॉक और P ब्लॉक को ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का दर्जा दिया जाता है। जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के एटॉमिक नंबर याद करके मैं रैंडम किसी भी एटॉमिक नंबर का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता सकता हूं। ब्लॉक की टेंशन मत लेना, ग्रुप पता लग गया तो ब्लॉक भी पता लग जाएगा। जो भी एटॉमिक नंबर दें वो आप देखना ग्रुप 1 के कौन से नंबर के क्लोज है या ग्रुप 18 के कौन से नंबर के क्लोज है, ट्राई करने की कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है IUPAC नेम्स। आया तो क्वेश्चन इससे है, हाल ही में भी आया है और पहले भी बहुत पूछा है, लेकिन गैप बहुत है इस क्वेश्चन को पूछे हुए, गैप बहुत है नीट के PYQs अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल होता है। आपको ना 0 से 9 रैंडम नंबर होते हैं, जो 0 से 9 जो डिजिट्स होते हैं, इनका जो है प्रीफिक्स याद करना होता है। जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। और इसमें ना सफिक्स ऐड करना होता है IUM और नाम तैयार हो जाता है। जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, ये उनके लिए रूल होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Z इक्वल टू 118, तो 1 के लिए अन, फिर 1 है तो फिर अन, 8 के लिए ऑक्ट और फिर जोड़ दिया EM। सिंबल क्या हो गया, अन का U, दूसरे अन का U, ऑक्ट का O, UUO सिंबल। मान लो 102 आ गया, अन 1 के लिए, 0 के लिए नील, अन नील, 2 के लिए बाई और फिर EM। 2 आई इकट्ठे नहीं लिखना, बाई में भी आई है और EM में भी आई है, तो एक ही बार आई लिखना है।
UNB। ऐसे आप पता लगा सकते हैं Z इज इक्वल टू से 122, तो अन बाई EM UBB, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा, ये बड़ी चीज नहीं है। अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको मोटा मोटा पढ़ के चलना है, वैसे भी आप ग्रुप वाइज पढ़ोगे ही केमिस्ट्री में टॉपिक्स, या पढ़ चुके हैं, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है जहां से एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन एक बार मोटा मोटा आप पढ़ लो पीरियोडिक टेबल में। तो पहले आता है साइज, तो एटॉमिक साइज हो चाहे आयनिक साइज हो, ऊपर से नीचे व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, पहली बात। दूसरी बात, एटॉमिक साइज 3 टाइप का होता है, वंडरवॉल, कोवेलेंट और मेटेलिक। वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर मेटेलिक होता है, फिर कोवेलेंट होता है, आप ये सब जानते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नोबल गैस सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन नोबल गैस सबसे बड़ा है, एक्सट्रीम राइट में होने के बावजूद। जाके ट्रेंड कहता है डिक्रीज होना चाहिए, नोबल गैस अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा है। वंडरवॉल रेडियस में मेजर करते हैं उसको, और वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है। याद रखना, नोबल गैस अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है साइज में, ठीक है। और क्या एक्सेप्शन होता है कि ग्रुप नंबर 4 और 12, 4 से जो 12 होता है, ग्रुप नंबर 3 छोड़ दो, 4 to 12, तो उसमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इफ यू नो दैट। तो जो 4D और 5D सीरीज होता है उनका साइज मैच करता है, ठीक है। डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा। ग्रुप 13 में भी एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और गैलियम की। गैलियम साइज में बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, क्योंकि ग्रुप में 3rd नंबर पे आता है, लेकिन गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वैसे भी आप बोरोन फैमिली पढ़ते हैं तो आप ये सब तो करते ही हैं, ठीक है जी। आगे आओ, ट्रांजिशन सीरीज में आप जानते हो, सीरीज में जब आप चलते हो, डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा कि साइज ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिक्रीज ही होता है पहले, फिर मिड में आके साइज ना कांस्टेंट सा हो जाता है, और एंड में साइज इंक्रीज हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आयनिक रेडियस में आप जानते हो पेरेंट एटम कैटायन से बड़ा होता है, लेकिन एनायन से छोटा होता है। जैसे मैंने कहा Cl वर्सेस Cl माइनस, तो आप सब जानते हैं Cl माइनस का साइज Cl से बड़ा होगा आयनिक साइज, क्योंकि एनायन अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़ा होता है, ठीक है जी। आ जाओ, आयनाइजेशन थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो आयनाइजेशन थेरेपी को जनरली किलो जूल पर मोल में मेजर किया जाता है, यह एंथैल्पी है। और एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सबसे लूज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। ट्रेंड कहता है साइज का इनवर्स, यानी जहां साइज इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना बड़े साइज वाले एटम से आसान होता है, इसलिए इसका अपोजिट चलता है। जहां साइज बड़ा होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है वहां एनर्जी कम देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए जनरल ट्रेंड में आयनाइजेशन एंथैल्पी अप टू डाउन डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे बेरिलियम ना पहले पड़ता है और बोरोन बाद में पड़ता है, तो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? बेरिलियम की, ठीक। वैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बेरिलियम की तरह आगे रहते हैं वैल्यू में आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ये ध्यान रखना है। फिर बेरिलियम बोरोन हो ही गया, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी एक्सेप्शन आता है जब आप ऐसे आगे चलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है, हाफ फील्ड वाला जो लॉजिक है आप सबको पता होगा, इससे क्वेश्चन ताजा ताजा पूछा गया, एन वर्सेस ओ। ध्यान रखना, एन भले ही टेबल में ओ से पहले आ जाता है, लेफ्ट में रहता है, ओ की आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एन हाफ फील्ड निकला ना, और हाफ फील्ड वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़े चलो। तो ये आपको ग्रुप 13 का याद करना एक्सेप्शन, वही एल्यूमिनियम गैलियम वाला है, और ग्रुप 14 में ये टीन और लेड वाला है, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम गैलियम है और इंडियम थैलियम है, देख रहे हो ना, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे है, और इसमें भी ऐसे ही है, ये ठीक, लास्ट में गड़बड़ हुई है, ध्यान रखना। फिर आता है गेन एंथैल्पी। गेन एंथैल्पी आप जानते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। आमतौर पर नेगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। कुछ एटम्स ढीठ होते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो ऐड नहीं करेंगे, फिर हम बाहर से धक्का लगाते हैं, तब गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है,
समझ गए? अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन एडिशन बहुत आसान है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो भाई इलेक्ट्रॉन एडिशन बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, धक्के से एडिशन किया है। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तभी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, मोर नेगेटिव। और अगर गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है तो एडिशन तो हुआ है लेकिन उतने बैटर से नहीं हुआ है। ठीक है, और पॉजिटिव ही हो गई फिर तो ऐड ही नहीं होना चाहता, धक्का मार के बाहर से उसको ऐड करवाया गया है। ठीक है जी, ये सब बातें यहां है। सेकंड गेन एंथैल्पी किसी भी एटम की पॉजिटिव होती है, कोई भी एटम उठा लेना, चाहे ऑक्सीजन भी हो, उसकी सेकंड वाली गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ट्रेंड ऊपर से नीचे जब उतरते हैं तो साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए ऐड करना मुश्किल है, इसलिए अप टू डाउन लेस नेगेटिव। उधर एडिशन आसान है तो मोर नेगेटिव। ठीक, ऐसे ये होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तुम जानते हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो अप टू डाउन डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के 3 मेजर फेमस स्केल्स हैं, पॉलिंग स्केल, मूलिकन स्केल एंड ऑलरेड-रोशो स्केल। तो पॉलिंग स्केल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। मूलिकन स्केल होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी और गेन एंथैल्पी रखकर ईवी पर एटम में 2 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। पोलिंग के अकॉर्डिंग आपको जिन एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज रखनी होती है। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में, और फिर इस तरह से पोलिंग स्केल इस्तेमाल होता है। पोलिंग स्केल और मूलिकन स्केल में एक रिलेशन होता है कि मूलिकन स्केल से जो वैल्यू आती है वो पोलिंग स्केल की वैल्यू से 2.8 टाइम्स ज्यादा होती है। प्लीज ये वाला जो चीज है, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो आप, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसको देख लेना। अब आते हैं आगे, ऑलरेड-रोशो स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए ये जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मांग रहा है उसका कोवेलेंट रेडियस इसको चाहिए। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है प्लस 0.744, एक कांस्टेंट है। ये वैल्यूज पुट करके आप ऑलरेड-रोशो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो है ही, ये तीनों फॉर्मूले तो हैं ही, इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। पोलिंग कहता है कि देखो मैं बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यूज चाहता हूं और बॉन्ड एंथैल्पीज किलो कैलोरी पर मोल में होनी चाहिए। मूलिकन कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए तो मुझे उस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी और गेन एंथैल्पी दे दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मैं निकाल दूंगा। और ऑलरेड-रोशो ये कहते हैं कि देखिए आप मुझे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मांग रहे हैं मुझे उसका कोवेलेंट रेडियस दे दीजिए और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दीजिए, तो मैं उन दोनों को यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकता हूं। तो चलिए ये फटाफट से हमने एक बार रिवीजन कर ली पीरियोडिक टेबल की, और अब कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल के PYQs इतने अच्छे से करना है आपको, इतने बढ़िया तरीके से कि एक बार कर लिया भूलना नहीं है। आप देखना, आप जब नीट का एग्जाम देने बैठेंगे तो PYQs वाला ही कोई सवाल मिलेगा आपको, डायरेक्ट वैसा ही या उसी से मोटिवेटेड, क्योंकि ना इस चैप्टर में क्वेश्चन का जो एक पूछने का एक लिमिट है, एक रेंज है, वो कम है, बाउंडेड है। चाहे ये वाला चैप्टर हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो, इनमें ना बंधा हुआ है वो एग्जामिनर, क्या ही पूछ लेगा। तो क्वेश्चंस बंधे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से करना है। PYQ से जो आइडिया मिल जाएगा ना, वो आइडिया किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। चलो अब करते हैं इसके क्वेश्चन। नीट 2024 जो री एग्जाम हुआ था उसका सवाल है कि करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का साइज का। तो तुम्हें तो पता है यार, लिथियम होता है ग्रुप नंबर 1 में, सबसे लेफ्ट में है इसमें लिथियम, लिथियम के बाद है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद है बोरोन, बोरोन के बाद है कार्बन। इस तरफ साइज क्या होता है? डिक्रीज। और तुम्हें तो पता है इसमें कोई एक्सेप्शन था नहीं, तो साइज ये होगा, फिर इसका साइज सबसे बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन है? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। दिस इज लिथियम, फिर लिथियम के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन।
और इधर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। तो ये तो तय है कि नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन की ज्यादा है। अच्छा, लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम की ज्यादा है। और तुम्हें पता है यहाँ एक्सेप्शन था, बेरिलियम बोरोन, याद करो, बेरिलियम बोरोन, इसमें बेरिलियम की ज्यादा। फिर कार्बन, इस तरह होता है। बोरोन पिछड़ गया, तो कौन सा ऑप्शन है बताइए? पहले लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं, बोरोन आएगा, बेरिलियम की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, लिथियम, फिर बेरिलियम होना चाहिए था, बेरिलियम नहीं है, बोरोन है, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन इज तो विनर है ना भाई। ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में नाइट्रोजन आएगा। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन में नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ बोरोन ज्यादा बता दिया। बोरोन घटिया होता है आयनाइजेशन थेरेपी में। ठीक है, कर लोगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला लॉजिक होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, बेरिलियम बोरोन से ज्यादा, वही मैग्नीशियम कैल्शियम भी वही ऑर्डर फॉलो करते हैं जो बेरिलियम करता है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सवाल है। ठीक है, कर लेना, अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम्हें तो पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ इंक्रीज होती है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ डिक्रीज होती है। एक बार एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है। कार्बन पहले आता है, सिलिकॉन नीचे आता है। अच्छा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है। तो जैसा आप जानते हैं इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? एफ की। किस किस ऑप्शन में एफ जीत रहा है? सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि एफ शुड बी द विनर। एफ के बाद ओ होना चाहिए, ओ इधर इंक्रीज होता है, ओ, फिर ओ के बाद एन होना चाहिए, एन के बाद कार्बन होना चाहिए, सिलिकॉन में डिक्रीज हुआ होगा, तो सिलिकॉन सबसे घटिया होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में भी सिलिकॉन घटिया है, और बी ऑप्शन में भी। सिलिकॉन के बाद कार्बन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन की होनी चाहिए, वो ए ऑप्शन में है, बी में नहीं है, तो ए ऑप्शन आ जाए। मेरी बात क्लियर? ठीक है जी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। अब तुम कहोगे सर एन वर्सेस ओ में तो एन जीतता था। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी तब, ठीक है ना, हाफ फील्ड वाला लॉजिक वहां लगता है। चलो बताओ, अब करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ईच रिस्पेक्टिवली। तो अब बताओ भाई, चारों में वही ऑप्शंस घूम रहे हैं। सब जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, ऐसे सीओ भी होता है, वो भी न्यूट्रल होता है। ठीक, CO2 आप जानते हैं CO न्यूट्रल होता है, CO2 एसिडिक होता है। CaO मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होता है। और ZnO है तो मेटल का ऑक्साइड, लेकिन ZnO हो चाहे Al2O3 हो, है ना, चाहे Cr2O3 हो, ये एम्फोटेरिक होते हैं। बता दो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, बता दो कौन कौन जो है। सबसे पहले देख रहा है न्यूट्रल, और न्यूट्रल में ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ZnO न्यूट्रल नहीं है, NO न्यूट्रल है। तो तीनों ऑप्शन में NO न्यूट्रल है। फिर एसिडिक कौन है? एसिडिक सर NO के बाद, ये तो है ही नहीं, NO के बाद ZnO है, वो तो एम्फोटेरिक होता है। NO के बाद CO2 है, यस सर एसिडिक है। इसमें भी NO के बाद CO2 है, सर एसिडिक है। उसके बाद बेसिक, ZnO बेसिक नहीं होता, एम्फोटेरिक होता है। CaO बेसिक होता है, यस डी ऑप्शन। C भी नहीं है, A भी नहीं है, डी ऑप्शन। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक। ठीक है, एंड सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑल्सो। ठीक है जी, आगे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स। तो मुझे बताओ, पहले कार्बन आता है, इस तरफ चल रहे हैं आप, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। तुम तो जानते हो इधर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है, F तो ज्यादा है ही। फिर इन दोनों में एक्सेप्शन था, इसमें N जीतता है, और फिर N इस तरफ इंक्रीज तो होना ही है, N तो विनर है ही, N O से भी बढ़िया होता है, हाफ फील्ड वाला लॉजिक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C सबसे घटिया चारों में।
सी के बाद ओ होना चाहिए घटिया, तो डी ऑप्शन। एफ तो सबसे बढ़िया होना चाहिए, इसलिए ए तो नहीं हो सकता। एन ओ से बढ़िया होता है तो ये भी नहीं हो सकता। एफ सबसे बढ़िया होना चाहिए तो फिर बी नहीं हो सकता। एफ सबसे बढ़िया है, फिर एन, फिर ओ, फिर सी। ओ और एन में एन जीतेगा अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, हाफ फील्ड वाला लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, ये क्वेश्चन रहा 2020 का, कोरोना का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है इसमें, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ए वाला, कौन सा मैच इनकरेक्ट है। तो अनिल अनियम समझते हो, अनिल अनियम 101, 101 नंबर वाला। अनिल ट्राइयम मतलब 103 वाला। अनिल हेक्सियम मतलब 106 वाला। अन अनियम यानी 111 वाला। तो 101 नंबर पे मेंडेलिवियम आता है, एमडी, यस सर। ये एक्टिनोड होता है सर, ठीक है। 103 पे लॉरेंसियम आता है, यस सर, लास्ट एक्टिनोड होता है 103 नंबर वाला लॉरेंसियम, ठीक है। एलआर सही है बिल्कुल। 106 नंबर पे यस सर सी बोर्जियम आता है, पता है आपको, सी बोर्जियम याद है बेटा। तो सी बोर्जियम 106 नंबर पर आता है, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद आगे अनियम 111 नंबर पर डामस्टेशियम। डामस्टेशियम 111 नंबर पर आता है, बताइए। नहीं, 111 पे नहीं आता है। डामस्टेशियम किस में आता है, डामस्टेशियम आता है 110 नंबर पे। 111 नंबर पर आता है रोइंटजेनियम, और 112 नंबर पर आता है कोपरनीशियम, है ना। तो ये तो 111 पे नहीं आता, तो यही गलत है, तो डी वाला हो गया। मतलब डी और फोर्थ ये इनकरेक्ट मैच है। ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। मैच करना है, सीओ क्या है, तो सीओ तो न्यूट्रल है, Al2O3 ZnO एम्फोटेरिक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक, सॉरी, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है और मेटल ऑक्साइड बेसिक है। कितना आसान है यार, जनरल ध्यान रखना है, कर लेंगे। ठीक है भी, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी। यार अभी करवाया देखो, फिर 19 में आया हुआ है, फिर पीछे 22-23 में रिपीट हुआ है, बताइए। हाँ, तो ये वाले ऑप्शन तो मैं काट देता हूं, ए और बी वाले, क्योंकि बेरिलियम बोरोन में बेरिलियम का ज्यादा होता है आयनाइजेशन थेरेपी, है ना। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में वो दिख रहा है। फिर ये वाला देखो, ओ और एन का, ओ और एन में एन विनर होता है, ठीक है ना। इसमें ओ विनर दिखा रखा है, तो डी नहीं हो सकता, सी होगा। आसान था, एक्सेप्शन एक्सेप्शन पर नोटिस करके ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, इतनी टेंशन क्यों लेनी है कि हर एक चीज देखें, 4 ही तो ऑप्शन है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्रुप 13 में साइज का एक्सेप्शन आप जानते हैं ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, साइज ऐसे इंक्रीज होना चाहिए। बोरोन का साइज सबसे छोटा होता है, सही है। उसके बाद एल्यूमिनियम का साइज होना चाहिए था, नहीं होता, गैलियम होता है। गैलियम के बाद एल्यूमिनियम होता है, फिर इंडियम होता है, फिर थैलियम होता है। ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सर मैं ए और बी को तो काटता हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम सेकंड नंबर पे नहीं आएगा साइज में, गैलियम सेकंड नंबर पे आता है। तो सी को मैं मना कर देता हूं, क्योंकि थैलियम साइज में बड़ा होता है, इसमें छोटा दे रखा है, थैलियम बड़ा होता है। डी ऑप्शन कर लोगे। एक क्वेश्चन और है, वो और देख लो। इनकरेक्ट मैच बताना है, कॉम्बिनेशन कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैंने तो तुम्हें बताया ही यार, ओ और एन में विनर कौन होता है आयनाइजेशन थेरेपी में, एन। तो फिर यही वाला आंसर है, यही इनकरेक्ट मैच। ठीक है, कर लेंगे। हालांकि इनकरेक्ट मैच यहां भी होना चाहिए, सीएल और एफ में सीएल मस्ट बी द विनर। ठीक है जी, सीएल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफ से ज्यादा होती है, आपको एक्सेप्शन याद होगा वो। ठीक है, तो यहां भी गड़बड़ है वैसे तो, यहां तो गड़बड़ है ही। कर लेंगे,
तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल टॉपिक। हमने 7 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। 8वां टॉपिक अब कल डिस्कस करेंगे, वही शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, टॉपिक नंबर 8 भी, ठीक है। और मुझे ये उम्मीद है कि कम बच्चे होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे, लेकिन एफिशिएंटली पढ़ना है, गधों की तरह नहीं पढ़ना है। जैसे पीरियोडिक टेबल आपने ये पढ़ा, इसमें ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इट इज़ इनफ। इससे पहले भी जो 6 टॉपिक्स हुए हैं, अगर आप वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है स्पेशल, तो जैसे मैं करवा रहा हूँ अगर आप वैसे कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम बेहतर होगा। आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। 30 टॉपिक पढ़ेंगे हम, 30। थोड़े से सीरियस होकर पढ़ लो, ठीक है। चलो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। ओके।